प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में दो तरह से आते हैं। एक तो खाली जगह पूछी जाए या फिर कोई सेंटेंस दे दिया जाए और उसका क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो अधिकतर जो आते हैं वो खाली जगह वाले आते हैं, तो हम दोनों ही सीखेंगे, है ना। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी के वाक्य की पहचान आनी चाहिए। तो हिंदी की पहचान है, हिंदी के वाक्य के अंदर क्या आएंगे, रहा नहीं, ता है, ती है, ते है, ता हूं। ऐसे शब्द अगर हिंदी के वाक्य में मिल जाते हैं तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में सिंपल। यानी प्रेजेंट जब भी आता है तो उसकी पहचाने के लास्ट में है तो आएगा, ठीक है। अब ता है से पता लग जाएगा प्रेजेंट है, और उससे पहले ता है, तो इनसे अपन सिंपल का ज्ञान कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है, सिंपल, ठीक है। ये हो गई हमारे हिंदी के वाक्यों की पहचान। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है वर्ब। प्रेजेंट टेंस में अपन कौन सी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस। अब ये पता होना चाहिए एस या ईएस कब जोड़ते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। और ये कब इस्तेमाल करेंगे अपन, और दूसरी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब एस या ईएस कब लगाएंगे, जब कर्ता हमारा जो है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब हिंदी में समझते चले हम एक वचन। जब कर्ता एक वचन है तो सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब कौन सी लगाएंगे हम, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़कर लगाएंगे। और अगर जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, तब हम उसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे, सीधे फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। वर्ब की फॉर्म हमें टेंस में जो मेन काम है वो सीखना है हमें, वर्ब की फॉर्म। जब हमें ये पता लग जाएगा वर्ब की फॉर्म कौन से टेंस में कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, तो अपने टेंस तो क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में तो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, डू और डज। दो हेल्पिंग वर्ब का इसमें उपयोग होता है। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कौन से सेंटेंस में होता है, जिसमें क्या यानी जो साधारण सेंटेंस जो होता है उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। इसके अलावा प्रश्नवाचक, अगर हिंदी मीडियम में चले जिनको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव।
नकारात्मक, इसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, और एक ऐसा होता है जिसमें ये दोनों ही होते हैं, प्रश्न भी पूछा जाता है और उसमें नहीं का प्रयोग भी होता है, तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव या नकारात्मक। नेगेटिव हो गया, हो गया, बट तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, नेगेटिव आई इंटरोगेटिव। ठीक है, आई समझ में वर्ब के प्रयोग, यानी सकारात्मक जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, उसमें अपन डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल प्रश्नवाचक शब्द में वाक्य में, और नकारात्मक वाक्य में या दोनों मिलके आ जाए नकारात्मक प्रश्नवाचक, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है अपने पास में, डू और डज। अब ये भी ध्यान रखना है कि डू का प्रयोग कब करना है और डज का प्रयोग कब करना है, तो ये हमें ध्यान रखना है। डू का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, यानी, और डज का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर, यानी एक वचन। ठीक है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, उनमें याद रखने का तरीका ये है, लास्ट में अगर एस लगा हुआ है तो किसके साथ में प्रयोग करेंगे, एस का मतलब सिंगुलर। डू डज में हो, हैज हैव में हो, हैज हैव भी तो हमारी सहायक क्रिया है दूसरे टेंस में, परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रिया है हैज हैव, तो उसमें भी हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हैज किसके साथ में लगाना है, हैव किसके साथ में लगाना है, तो जिसके साथ में एस जुड़ा हुआ है, जैसे डज और हैज, तो इधर हैज का मतलब सिंगुलर और इधर इस एस का मतलब भी सिंगुलर, यानी एक वचनकर्ता के साथ में हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर। अब इसमें कुछ इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो हमारे यहाँ पे अंग्रेजी में सेंटेंस बनाने के जो तरीके हैं उसका एक ही फॉर्मूला चलता है। सबसे पहले हम क्या जोड़ते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या जोड़ते हैं, वर्ब, और प्लस लास्ट में हम, ये सीधा सा फॉर्मूला है। वर्ब दो प्रकार की हो सकती है, दो वर्ब हो सकती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। मेन वर्ब हमने बता दी और हेल्पिंग वर्ब हमने जान ली, दोनों वर्ब जान गए। तो वर्ब के दो हिस्से हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब एक बात ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब तो सभी सेंटेंस में लगती नहीं, लगती है क्या, नहीं लगती, केवल नकारात्मक और प्रश्नवाचक में लगती है, साधारण नहीं लगती। तो इसको तो अपन कभी कभी ही यूज में करते हैं, लेकिन ये जो है ये हमेशा यूज में आएगी मेन वर्ब हमारी। और मेन वर्ब मैंने कौन सी बताई थी, फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब अपनी टेंस में फर्स्ट फॉर्म बताई थी, जैसे टू गो, टू रीड, प्ले। अब ऐसे ही इसका मतलब तो इसमें वर्ब तो यही है, ऐसे ही इसका मतलब तो क्या है, हमें उस कर्ता के अनुसार बैठाना है उसमें। क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर कोई बोले कि मैं जयपुर जाता है, मैं जयपुर जाता है, क्योंकि मैं एक वचन हिंदी के अनुसार और है बहुवचन, तो दोनों लगेंगे क्या, नहीं लगेंगे। हमें जो लास्ट की जो क्रिया है वो किसके अनुसार लगानी पड़ेगी, कर्ता के अनुसार लगानी पड़ेगी। जिस रूप में कर्ता होगा उसी रूप में वर्ब लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे आइए कब जोड़ेंगे, जब अपना सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर हो। ठीक है,
अब जो हमारे फॉर्मूला चल रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके दो हिस्से में बताएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, अब जो सिंपल सेंटेंस बनेगा हमारा, उसका सूत्र तो यही है। इसके अलावा दूसरा अपना सेंटेंस बनेगा नेगेटिव। नेगेटिव का सूत्र क्या लगेगा, इसमें अपन क्या कर देंगे, नॉट जोड़ देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगी, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट और फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो नॉट लगता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में लगता है। तो हमारी मेन वर्ब यहाँ आ गई और हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, दोनों के बीच में क्या लगा दिया, नॉट। अब हम इस फॉर्मूला को यूं भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा लिखना चाहो जैसा लिख लो। मेन जो है अपना फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसको हमने और डिटेल में किया, ये हो गया। इसको और डिटेल में करें तो अपन डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं टेंस के अनुसार। तो सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में डू डज वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में आती है, तो डू डज अपने सूत्र में ही लिख दिया। इसके बाद में दूसरा जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा आएगा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको कहाँ रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो अब बना कर देखो, ये हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सही है? हाँ। सही है? हाँ। सही है? हाँ। इसमें और इसमें क्या अंतर है? नेगेटिव था, कैसे पहचाना? एक मेन पहचान तो छोड़ दी, हेल्पिंग वर्ब आगे आगे। हाँ, आगे आगे। हेल्पिंग वर्ब तो आगे आगे, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो तो साधारण वाक्य में भी कभी-कभी आगे आ जाती है ना? तो उसके लिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना जरूरी है। हाँ। अब इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द सेंटेंस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। वो भी दो प्रकार के होते हैं। जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं, उनको समझ लीजिए कि एक तो होता है जिसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। किसमें दे सकते हैं? यस और नो में। और एक जिसका होता है जिसको यस नो में उत्तर नहीं दे सकते, उसके लिए पूरा वर्णन करना पड़ेगा, उसके लिए कोई शब्द बोलना पड़ेगा, कोई सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो उनके अलग अलग सूत्र हैं। तो जिसका यस नो में अपन उत्तर दे सकते हैं उसका तो हमने सूत्र बता दिया, वो ये पहले हेल्पिंग वर्ब वाले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। और जिसका उत्तर हाँ और ना में नहीं दे सकते उसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाएगी, डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब तक हम पढ़ रहे थे तो सब में प्रश्नवाचक शब्द लगाते,
तो अब समझ में आ गया प्रश्नवाचक शब्द कब लगाना और कब नहीं लगाना। ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव, है ना। इंटरोगेटिव का सूत्र हो गया। इसके बाद में जो अगला फॉर्मूला आता है वो कौन सा सेंटेंस होगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब इससे हम सूत्र से बना सकते हैं। क्या करना है? केवल नोट जोड़ना है। नोट कहाँ जोड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जोड़ते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमारे सबसे पहले आ गई, तो ऐसा थोड़ी है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट जोड़ देंगे। तो इसका मतलब मेन वर्ब से पहले जोड़ दें। तो बनाओ क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ऐसे ही दूसरे तरह का जो सेंटेंस है जो डिस्क्रिप्टिव जवाब वाला है उसमें भी पहले WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह इनमें भी लगेगा। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया। इसके अलावा इस टेंस में हम 3 स्ट्रक्चर और पढ़ते हैं। तो ये तो अपना सूत्र हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, इनके अनुसार अपन बना सकते हैं, लेकिन इसके अनुसार 2-3 स्ट्रक्चर भी हैं जो ज्यादातर काम में आते हैं प्रेजेंट टेंस के। वो भी देख लेते हैं अपन। एक तो है सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस में एज ए मार्क का प्रयोग। सिंपल में कैसे होगा? ये होगा कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। हाँ, हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं और इसमें हम एज ए मार्क का प्रयोग करेंगे। क्यों? कैसे होगा? नहीं होगा, हमने तो पढ़ी नहीं थी। हाँ, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन हम पढ़ाएंगे। कंटिन्यूअस है तो एक मिनट, आप ही बताओगे अभी आप ही बताओगे इसमें पीरियड होता है कि नहीं होता है। देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसकी अंग्रेजी बना। मैं क्या हुआ? I am a teacher. हो गया? कर दिया तुमने? अगर किसी का होने नहीं होने को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। अगर कोई कार्य लगातार चल रहा होता है, बरसात हो रही है, वो रो रही है, वो सो रही है, वो खा रही है, वो नाच रही है, लगातार कार्य चल रहा है, तब आईएनजी के साथ में जेमार का प्रयोग होगा और तब कंटीन्यूअस टेंस होगा। और अभी सब्जेक्ट के बाद में जेमार लगा करके हम उसकी विशेषता बताते हैं आगे क्या है। आगे समझ में? और देख लीजिए उदाहरण बोली, वह है एक डॉक्टर। She is a doctor. डॉक्टर कुछ भी लगा लो। She is a ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो भी प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। आगे समझ में? This is a book. This is a book. This is a notebook. ठीक है? हो गया? Doubt clear. अब देखिए आगे वो अगला डाउट क्लियर करते हैं, फिर हम और पढ़ाते हैं एक डाउट और देखिए। सब्जेक्ट प्लस
सिंपल में प्रयोग करेंगे हम? सिंपल में करेंगे। कौन? नियम तो नियम होते हैं। सब ऐसे ही नहीं मिलेंगे, सब ऐसे ही नहीं मिलेंगे, आगे होशियार भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो लिखने वाला कैसे करेंगे? मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश तुम भी बनाओगे। मेरे पास एक पुस्तक है। बता हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ होने की जो क्रिया है पुस्तक की वो लगातार चल रही है। है मेरे पास पुस्तक, समय भी थी, अब भी है, और आगे भी क्या पता रहेगा। और कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? हो गया? हो जाएगा ना? अब एक और बताएं, फिर उसमें और कुछ होगा तो मेरे पास एक ड्रेस है। कृष्णा के पास ड्रेस है। ठीक है? हो गया? अब और देखिए, अब हम करेंगे कैसा प्रयोग। ऐसे करो सर। सर वहां से हाथ में सर ऐसे ऐसे नहीं रहता आपके हाथ में कोई सब्जेक्ट प्लस और लिखना प्रेडिकेट होता है, ठीक है? अब इसको कर सकते हैं। देखो खुद ही करोगे तो मैं तो कुछ करने वाला हूँ। नेगेटिव है, नहीं, I can ठीक है? कोई डाउट? ठीक है? अब अपन इसमें कुछ एडवर्ब्स काम में आती हैं। ये तो हमारे हिंदी की पहचान हमने लिखी थी शुरू में। अब इसमें कुछ एडवर्ब्स भी काम में आती हैं जिनको अपन पहचान सकते हैं क्रिया विशेषण। जैसे ऑफन, डेली, sometimes, seldom, every day, और एवरी के साथ में अपन डे जोड़ो, मंथ से जोड़ो, ईयर जोड़ो, कुछ भी जोड़ो।
एडवर्ब तो अपने काम में आते हैं। एडवर्ब तुमको लिखा रखी है। तो कोई हमारा एटेंस आज का अब इसमें कोई डाउट? नो डाउट पहले एक बार एक दो सेंटेंस कुल बना के देखो या फिर चाहो तो तुमको बताऊं डायरेक्टली। बता दो पहले तो बता दो बाद में बता दो। रीना 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 किसी ने भी गो यस ये से पहचान गए सिंपल है। और वो अपने ऊपर दे रखी है तो हमें किसके अकॉर्डिंग लगानी है? सीमा के रीना के अकॉर्डिंग। रीना एक क्वेश्चन सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम? फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। और ये ध्यान रखना है हमारे जो ब्रैकेट आएगा ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब आएगा वो हमेशा कौन सी फॉर्म में आएगी? फर्स्ट फॉर्म में आएगी। फर्स्ट फॉर्म और बहुवचन में आएगी, प्लूरल में आएगी। प्लूरल में आएगी और प्लूरल को एकवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें? यस। अब ये बात सही है कि हम बहुवचन बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ दें? सही है। तो या तो हमने एकवचन बनाया है। एकवचन बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं कि बहुवचन बनाने के लिए एस या दोनों तो एक साथ नहीं हो सकती। कौन था पता? नेहा बहुत आगे जाके देखिए क्या क्या समस्या है मैं बताऊं। हमने दो चीजों पे ध्यान देना जरूरी है कि वर्ब अलग चीज होती है और नाउन प्रोनाउन अलग चीज होती है। सब्जेक्ट जब हम उपयोग में लेते हैं क्या चीज? सब्जेक्ट और अधिकतर ऑब्जेक्ट भी। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है? संज्ञा कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? हिंदी में अपन संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का वस्तु का या स्थान का नाम आता है तो वो सब नाउन कहते हैं उनको। और नाउन का उपयोग सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं। अब तीसरी चीज क्या होती है सेंटेंस में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र बताया ना मैंने। तो दो तो हो गए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बस वर्ब। laugh, cry, play, go, read। अब ये किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम थोड़ी है? नहीं है ना? क्रिया है। क्रिया में हिंदी की पहचान में वो भी बता रखी है तो हमारे लिए ना आता है। खेलना, कूदना, सोना, रोना, हंसना, पढ़ना, लिखना, जिसमें ना आ रहा है वो सब क्या है? वर्ब है। और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम अगर आ रहा है तो वो क्या है? नाउन है। अब आते हैं हम अपनी पॉइंट पे कि एसिया ये से क्या होता है? अब ध्यान रखना है अगर हम वर्ब में एसिया जोड़ेंगे, ठीक है, वर्ब में एसिया जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? वो सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, वर्ब में एसिया जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। और नाउन में एसिया जोड़ेंगे तो आप समझे? बुक में एक वचन है और बुक में एसिया
ये इक्वेशन हो जाएगी। तो अब समझ में आई कि यहाँ यस क्यों लगा? ठीक है, क्लियर? अब ये लिखोगे इनको, कॉपी करना है तो लिखो।